आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट को अपने पार्टनर यानी एम्पैथ में ऐसी कौन सी वो चीज़ें या आदतें बिल्कुल पसंद नहीं आती है जिसकी वजह से घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म, सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट को एम्पैथ की कौन सी वो आदतें हैं या कौन सी वो बातें हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा नोक-झोंक शुरू होती है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस। नार्सिसिस्ट को एम्पैथ का कॉन्फिडेंस बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो कई बार आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा नर्वस कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कराता है। तो इसी वजह से नार्सिसिस्ट जो है आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने के लिए ऐसी कोई हरकतें कर जाता है। आपको हो सकता है बिना वजह के आपसे लड़ाई झगड़ा करे, कोई ऐसा सीन क्रिएट करे जिस वजह से फिर आप में नोक-झोंक हो जाए, फिर आपको वो ऐसा जताए कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है या आप अपने आप को समझते क्या हो। नार्सिसिस्ट को सिर्फ आपके लुक्स या फिर आपके पहनावे से ही नहीं बल्कि आपके बात करने के अंदाज से भी जेलस फील होता है, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंटली बात करते हो सामने वाले से तो हो सकता है कि चार लोगों के बीच में जब आप मिल रहे हो तो वो लोग जो है आपके तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी बातों में इतना आ जाते हैं कि नार्सिसिस्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर फील करने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ रहते हुए भी लोग मुझसे ना बात करते हुए आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं नार्सिसिस्ट हमेशा जेलस के रूप में लेते हैं, ना कि वो ये सोचते हैं कि हमारे पार्टनर में इतना टैलेंट है या बात करने में इतने अच्छे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हर कोई उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन उसको इस एंगल से देखते हैं कि आप जो है हो सकता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स आज़माते हो, वो उनका ये सोचना रहता है और अक्सर घर जाने के बाद इन बातों पे लड़ाई भी होती है। तो नार्सिसिस्ट जब ये जान जाता है कि आप बातों में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हो सकता है कि वो इंट्रोड्यूस कराना भी बंद कर दे लोगों से, या फिर अगर उसने इंट्रोड्यूस कराया भी तो वो कोशिश ऐसे करेगा कि आपको इशारे से बता देगा कि आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, या फिर ऐसा सीन क्रिएट कर देगा कि आप खुद होके उस जगह छोड़ के कहीं और चले जाओ। तो नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं इन चीज़ों से कि आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो उनके सामने या कोई और आपकी तारीफ़ करे तो उसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी बराबरी करो। मान लीजिए नार्सिसिस्ट ने कोई न्यू कार खरीदी है, उसने कार चलाना सीख गया है और आप यदि रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे भी कार चलानी है, एक बार के लिए वो आपको चलाना सिखा भी देंगे, लेकिन जैसे ही आप कार लेके निकलोगे तो लोगों ने यदि तारीफ़ कर दी कि मान लीजिए आप भी बहुत अच्छा कार चलाते हो, तो वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होगी। तो नार्सिसिस्ट इसमें भी जेलस फील करते हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट को सुपेरियर दिखना रहता है। उसे लगता है कि उसकी बराबरी की जा रही है। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप भी कॉन्फिडेंटली व्हीकल चला सकते हो, मतलब वो कार चला रहा है तो आप भी कार चला सकते हो, तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को डोमिनेट करते हुए आपको बिल्कुल नहीं करने देगा। वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा कि आप खुद होके उस कार को कभी टच भी नहीं करोगे। ये तो मैंने कार का एग्ज़ाम्पल दिया, वो और भी बहुत सी चीज़ों में ऐसा करते हैं। सेकंड है आपका ज़्यादा बोलना। नार्सिसिस्ट को आपका ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मान लीजिए आप किसी अपने रिलेटिव्स के घर गए हो, ससुराल वालों के, अगर उनमें से कोई ऐसे पर्सन है जो आपको कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, तो उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएँगी। वो घर आके आपको इस तरह टॉर्चर करेगा, इस तरह हर्ट करने वाली बातें बोलेगा कि आपके माइंड में यही चीज़ें घूमती रहेंगी कि उस वक़्त तुम भी थे, तुमको मैंने हर किस्सा बता दिया, लेकिन तुम उनको गलत बोलने के बदले मुझे ही कैसे गलत बोल सकते हो, जबकि मैं गलत थी ही नहीं। ऐसी बातें जब आती है तो नार्सिसिस्ट अक्सर अपने ही लोगों का साथ देता है, ना कि अपने पार्टनर यानी एम्पैथ का। वो अक्सर यही कहेगा कि क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, बड़े हैं कुछ बोल देते हैं तो उसको सुन लेने का, इस कान से निकाल देने का, हम कितनी देर के लिए मिलने वाले हैं, हम कितनी देर उनके साथ बिताने वाले हैं, बाद में तो अपने ही घर में रहने वाले हैं। तो नार्सिसिस्ट का अक्सर यही रहता है कि तुम्हें ही एडजस्टमेंट करना है क्योंकि तुम
सुन सकते हो, तुम एजुकेटेड हो तो तुम उस चीज़ को समझ सकते हो। वो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जो भी है, तो उनकी बातों को इतना दिल पे मत लगा लो। एक टॉक्सिक पार्टनर ही ऐसा करते हैं, अपने पार्टनर को इग्नोर करते हुए अपने खुद के रिलेटिव्स ने जो कुछ भी टॉक्सिसिटी फैलाई है, जो भी माहौल ख़राब किया है, उनको ही सपोर्ट करते हैं। तो ये था नेगेटिव वे में, लेकिन पॉजिटिव वे में भी नार्सिसिस्ट को आपका ज़्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मान लीजिए आप आपके रिलेटिव्स के बीच में हो या फिर आप आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, जो नार्सिसिस्ट की तरफ से जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके सामने भी आपने थोड़ा कम बात करना चाहिए। नार्सिसिस्ट को हमेशा यही लगता है कि कहाँ उसकी इज़्ज़त जो है मतलब ख़राब हो जाएँगी। उसको हमेशा यही फ़ील होता है कि आपकी कोई बात जो है लोग जो है गलत वे में ले लेंगे। उनकी नज़र में जो है आप हमेशा गलतियाँ कर सकते हो। आपके मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं या फिर आपकी बातों को लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। हमेशा वो नेगेटिव वे में ही सोचते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे तरीके से बात क्यों ना करें, लेकिन जब भी रिलेटिव्स हो या फिर जो भी फ्रेंड्स हो, जहाँ अपने-अपने घर चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी हर बात को वो दोहराते हैं और आपकी बातों में कमियाँ ढूँढते हैं और आपकी बात करने के अंदाज़ पे भी वो टिप्पणियाँ करते हैं। जिस वजह से आपको अपने आप पे डाउट होने लगता है कि क्या शायद मैंने ऐसा कोई गलती कर दिया है, जिस वजह से लोग मेरी बुराई कर सकते हैं या मुझे गलत समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप में वो कॉन्फिडेंस उनके सामने तो बिल्कुल नहीं आ पाता है और कहीं न कहीं आपको फिर ऐसी चीज़ों से दूर हटने की इच्छा होती है कि आप शायद कम बात करो तो ही ठीक है। धीरे-धीरे आपके ट्रू नेचर को वो इस तरह गायब कर देते हैं कि आप एक दिन ऐसा खुद को महसूस करोगे कि आप जो थे वो आप बचे ही नहीं। आप बिल्कुल नार्सिसिस्ट के कहने के हिसाब से या उसके हिसाब से आप ढलते जा रहे हो। सिर्फ़ बात करने तक ही नहीं, नार्सिसिस्ट को आपका ज़ोर से हँसना या फिर पब्लिक में स्माइल करना ये भी पसंद नहीं आता है। मान लीजिए आप पब्लिकली बहुत ज़ोर से हँसते हो तो नार्सिसिस्ट को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है। उसे शेम फ़ील होता है, उसे लगता है कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं या आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आप इतने ज़ोर से हँस रहे हो, ऐसा वो फ़ील करता है। या फिर अगर आप बहुत शाय कर रहे हो या स्माइल कर रहे हो, तो उसको ये लगता है कि किसी और को देख के स्माइल कर रहे हो या कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, इसलिए आप ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो। तो नार्सिसिस्ट एनी टाइम आपको लेके नेगेटिव ही बोलेंगे और नेगेटिव ही सोचेंगे। थर्ड है क्वेश्चनिंग करना। नार्सिसिस्ट को क्वेश्चनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मान लीजिए नार्सिसिस्ट अपने दोस्तों के साथ रात में पार्टी करके घर लेट से आ रहे हैं और उनके पार्टनर ने उनसे सवाल क्या कर लिए कि तुम इतनी लेट से घर आ रहे हो, अभी वक्त ऐसा हो रहा है, इतनी देर कर क्या रहे थे? मतलब तुम जब क्या, क्यों, कहाँ ये वाले सवाल करते हो तो नार्सिसिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इन चीज़ों को जवाब नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपके ये जो रिएक्शंस हैं ना, जो एक्सप्रेशंस हैं, इन चीज़ों पे ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो आपको वर्बली अब्यूज़ कर दे या फिज़िकल अब्यूज़ भी हो जाएगा जब बातें बढ़ जाती है तो। तो नार्सिसिस्ट कभी अपनी असलियत बताते नहीं हैं और वो कभी नहीं चाहते कि उसको कोई क्वेश्चनिंग करे और वो कोई डिटेल्स दे आपको। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि नार्सिसिस्ट की आदत होती है कि वो अपोज़िट जेंडर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा कूल तरीके से बातें करते हैं। तो एम्पैथ के मन में अक्सर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हो सकता है कि कुछ गलत चल रहा होगा, तो ये सारे डाउट्स भी आने लगते हैं, फिर वो इनसिक्योर भी होने लगते होते। तो कहने का मतलब ये है कि नार्सिसिस्ट को किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग पसंद नहीं आती है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ था या किसी और के साथ फ़ोन कॉल्स पे था या उनके व्हाट्सएप में क्या चैट्स चल रहे थे जो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए चल रहे थे, या फिर वो अचानक से जो टूर प्लान करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये इन चीज़ों पे आप कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। आपने किसी भी चीज़ को लेके क्वेश्चनिंग किया तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली नहीं है, आपको किसी चीज़ का रिप्लाई मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो, आपके रिएक्शन के ऊपर लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा और वो जो असली मैटर था वो साइड में रह जाएगा। आप नोटिस कीजिएगा उस मैटर को अलग कर दिया जाएगा, उस मैटर पे तो बात होगी ही नहीं। बात आपके रिएक्शन पे होगी कि आपने ऐसे कैसे रिएक्ट किया।
आपने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, आप मुझ पे शक कर रहे हो क्या। तो ये चीज़ों पे वो बहसबाजी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन बात साइड कर दी जाएगी। असली बात वो नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। फोर्थ है नार्सिसिस्ट के पर्सनल मैटर में आपका इंटरफेरेंस। नार्सिसिस्ट कभी नहीं बताएगा कि वो एक्चुअल में करता क्या है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए घर आया, घर आने में लेट हो गया, लेकिन अचानक से किसी फ्रेंड का कॉल आ गया है। लेकिन आपने प्लान बना रखा था कि आज आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाओगे या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन वो अचानक से प्लान बना लेता है, जबकि आपको पता भी नहीं था कि उसका ये प्लान है। तो आप पूछना चाहोगे कि अचानक से कैसे प्लान बन गया, किन के साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप जो है उसके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी कर रहे हो। किन फ्रेंड्स के साथ उनका उठना बैठना है वो भी नहीं बताना चाहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे जासूसी की जा रही है, ये सब पूछा जा रहा है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, ये भी नहीं बताया जाएगा। मान लीजिए उसे कॉल आता है जो अपोजिट जेंडर का है, और वो उसके साथ बहुत फ्रैंक होके, बहुत ही कूल तरीके से, बहुत हंसते हुए, बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं, जो कि आप काफ़ी देर से नोटिस कर रहे होते हैं। तो जिस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं, फिर आप जब उनसे क्वेश्चन करते हो कि आप किससे बात कर रहे थे, आप इतना बात करते हो क्या, क्योंकि बातें जो इर्रिलेवेंट बातें होती है, ऑफिस से रिलेटेड नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे क्वेश्चनिंग ज़रूर करते हो कि ये तो बात ऑफिस से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन इतनी देर तक किसी को, मतलब किसी के साथ बात करना, मतलब इतनी सारी बातें होती है क्या। तो वहाँ पे भी आपको कहा जाएगा कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। अक्सर नार्सिसिस्ट को इन चीज़ों से बहुत नफ़रत रहती है कि आप जो है कुकिंग करते समय कोई सॉन्ग नहीं सुन सकते हो मोबाइल में, या फिर आप किसी के साथ चैट नहीं कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कोई अगर आपको दिख रहा है किसी का मैसेज आ गया है, तो इंस्टेंटली आप मैसेज करने के लिए, उनका रिप्लाई करने के लिए फ़ोन उठाते हो। ये चीज़ें भी नार्सिसिस्ट को कभी पसंद नहीं आएगा। या फिर आपको अचानक से किसी का कॉल आ जाता है, आपने नार्सिसिस्ट के घर पे रहते हुए यदि आपने कॉल अटेंड कर लिया और मान लीजिए थोड़ा-सा समय ले लिया आपने बात करने के लिए, तो उसको अक्सर यही लगेगा, भले ही वो आपकी खुद की फैमिली के हो या फिर आपके खुद के फ्रेंड्स हो, अपोज़िट जेंडर तो दूर की बात है, नार्सिसिस्ट तो कभी उस चीज़ को अलाउ करते ही नहीं हैं। अलाउ करना मतलब उसकी नज़र में क्राइम होता है। वो चाहे किसी से भी बात करे, लेकिन आप जो है अपोज़िट जेंडर से कभी बात नहीं कर सकते हो फ़ोन कॉल्स पे, ना फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं अपोज़िट जेंडर में। आप सिर्फ़ अपने ही फ्रेंड्स में, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल से ही बात कर सकते हो। नार्सिसिस्ट का ऐसा रहता है। लेकिन अक्सर वो भूल जाता है कि वो खुद इंटरफेयर करता है। जब आप बात करते हो तो वो ज़रूर इंटरफेयर करेगा कि आप किससे बात कर रहे हो, इतनी देर से क्या बातें चल रही है। लेकिन वो जब बात करता है, जवाब पूछने जाते हो, तो वो मैटर बिगड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं उस चीज़ पे कि तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो मेरे पर्सनल मैटर में। उसके लिए वो पर्सनल मैटर रहता है या मेरे ऑफिस के मैटर में, इस तरह की बात आपके सामने रखी जाएगी। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि उसके लिए रूल्स अलग बने हैं और आपके लिए रूल्स अलग बने हैं। फिफ्थ है आपका बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल दिखना, यानी खूबसूरत लगना। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हो या फिर हो सकता है उसके साथ भी कहीं जा रहे हो, लेकिन आप जो है बहुत अच्छे लग रहे हो। और स्पेशली जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाएगा कि आप किस तरह से रेडी हो रहे हो, क्या ड्रेसिंग सेंस है, आप किस वे में खुश हो। तो इन सारी चीज़ों पे वो मतलब टारगेट करते हुए आपको इस तरह बात करेंगे कि कहीं न कहीं आपका मूड स्पॉइल हो जाएगा अपने फ्रेंड्स से मिलने से पहले ही, और कहीं न कहीं आप पे बहुत सारे ऐसे पाबंदियाँ लगा दी जाएगी कि आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते हो, आप ऐसे रेडी नहीं हो सकते हो, आप इतना ज़्यादा रेडी होने की क्या ज़रूरत है, या फिर आप कितने बजे तक घर आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। आपसे हर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जिसका जवाब वो खुद कभी देना पसंद नहीं करते हैं। आपसे सारे सवाल किए जाएँगे, सब पूछ लिए जाएँगे कि आप किन लोगों के बीच में बैठने वाले हो, किन लोगों के साथ घूमने वाले हो, या कहाँ बैठने वाले हो, और किस वक़्त घर वापस आने वाले हो। तो ये सारे डिटेल्स उसे चाहिए रहते हैं, लेकिन वो अपनी हर वो चीज़ प्राइवेट रखना चाहेगा जब वो चाहे कि वो तुम्हारे साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। सिक्स्थ है आपका टैलेंटेड होना। चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, मैं नार्सिसिस्ट की बात कर रही हूँ। यदि आप में कोई ऐसा टैलेंट है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे हो
सिंगिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, या फिर आप बहुत ऐसे कुछ एक्टिंग वैक्टिंग के फील्ड में बहुत अच्छे हो। कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं या फिर लोगों में आप जाने जाते हो। तो आपके जो नार्सिसिस्ट पार्टनर है, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ इन चीज़ों की वजह से। आपको आपका जो टैलेंट है, वो लोगों की नज़रों के सामने आएगा, तो लोग आपके पीछे लगे रहेंगे और आपकी तारीफ़ करते रहेंगे। तो कहीं न कहीं ओवरशैडो होते हुए नज़र आता है, और आप उनको ओवरशैडो कर रहे हो ऐसा फ़ील करने के बाद वो जेलस फ़ीलिंग की वजह से आपको वो चीज़ें करने से रोक देते हैं। एग्ज़ाम्पल सिंगिंग का बताती हूँ, तो हो सकता है ऐसा कुछ क्रिएट कर दे सीन कि आपके मन में ऐसी बातें भर देंगे कि आपको वो सिंगिंग पर से ही मूड हट जाएगा। दोबारा आप सिंगिंग करने की सोचोगे भी नहीं। मतलब मैंने तो सिंगिंग का एग्ज़ाम्पल दिया है, ऐसे वो हर एक टैलेंट पे टारगेट करते हैं। आपका टैलेंटेड होना मतलब उसके लिए कहीं न कहीं अपने आप की कमियाँ दिखाना, उसको ऐसा लगता है कि वो आपके सामने कुछ कम लग रहा है। हो सकता है कि आपको डांस भी बहुत अच्छा करना आता है, लेकिन नार्सिसिस्ट को डांस करना नहीं आता है, तो कहीं न कहीं उसे लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, जो चीज़ वो नहीं कर सकता है लेकिन वो आप में है वो बात, तो नार्सिसिस्ट अक्सर आपको उस चीज़ के लिए भी टारगेट करते हैं। तो आपका कंपटीशन कहीं और से नहीं रहेगा, आपका अपने ही घर में रहेगा। नार्सिसिस्ट जो है, वो अक्सर आपके साथ ही कंपटीशन देता है, और इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी आपकी पहचान सिर्फ़ कुकिंग से रिलेटेड रहेंगी। वो अक्सर हमेशा आपके किसी डिश को लेके तारीफ़ करेंगे, अगर लोगों के सामने तारीफ़ करना चाहता है तो, कि आप ये चीज़ जो है, जैसे नॉन-वेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नॉन-वेज आप बहुत अच्छा बनाते हो, तो क्योंकि उसे उन लोगों को आपके यहाँ इनवाइट करना होता है, आपके सामने यदि तारीफ़ करेगा तो आप खुश होके उन लोगों के लिए वो चीज़ बनाने के लिए एग्री करोगे। चाहे आप में कितने भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन नार्सिसिस्ट अक्सर आपकी पहचान कुकिंग से रिलेटेड ही बताएँगे। आप एक हाउसवाइफ़ हो, इसी से रिलेटेड आपकी पहचान बताई जाएगी। आपके टैलेंट उसके सामने कोई मैटर नहीं करते हैं। सिर्फ़ बताएँगे तो बताएँगे आप चाय कितना अच्छा बनाते हो, या फिर आप नॉन-वेज कितना अच्छा बनाते हो, या फिर आप जो भी कोई भी डिश, मैंने नॉन-वेज का एग्ज़ाम्पल लिया है, तो ताकि आप दूसरों के लिए भी वो करो। जब आपके घर में कोई आते हैं, रिश्तेदार आते हैं या फिर जो उनके फ्रेंड्स आते हैं, वो भी बोलेंगे, भाभी आप तो चाय बहुत अच्छा बनाते हो, हमने सुना है, हमें भी पिलाया है। या फिर आप नॉन-वेज बहुत अच्छा बनाते हो, हमें कब खिला रहे हो? तो ये सारी चीज़ें दूसरे ने आपको बोलना चाहिए, ताकि आप किचन में ही घुसे पड़े रहो और सारी ज़िंदगी आपकी किचन में बस रोटी बनाते हुए, कुकिंग करते हुए निकल जाए। थोड़ा वक़्त निकल जाने बाद आपको समझ में आएगा कि वो चाहता ही है कि आप कुकिंग के अलावा और कुछ ना करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अंडर कंट्रोल में रहो, और वही चीज़ें वो जो चाहता है वही तुम करो। इसलिए वो कुकिंग से रिलेटेड ही बातें शेयर करेंगे, बाकी जो भी टैलेंट होंगे, चाहे आप कितने अच्छे पढ़े-लिखे क्यों ना हो, कितना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों ना किया हो, वो कोई मैटर नहीं करता। आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उसके लिए एक कुकिंग करने वाली कुक हो। क्योंकि ये जो चीज़ है, आप उसके कंट्रोल में हो, ये दिखाता है। और टैलेंट जो है वो आप उसके कंट्रोल से छूट रहे हो, ये नज़र आता है। तो नार्सिसिस्ट को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि आप उसके कंट्रोल के बाहर जा रहे हो। इसलिए वो चीज़ों को कभी शेयर नहीं करेंगे आपके टैलेंट से रिलेटेड, सिर्फ़ ये चीज़ें शेयर करेंगे। 7th है आपका लोगों को लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग या हेल्पफुल होना। क्योंकि नार्सिसिस्ट सोचता है कि कहीं न कहीं ये तो पूरा स्पॉटलाइट में आ जाएँगे, सब कुछ फ़ेम तो यही ले जाएँगे, फिर लोग हमें कहाँ पूछेंगे, हमेशा इसकी तारीफ़ होंगी। तो नार्सिसिस्ट को लगता है कि अपना घर है ना, अपने घर के अलावा तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो? दूसरों के लिए इतना समय कैसे निकाल सकते हो? आपका मन ऐसा है, आपका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों की तकलीफ़ें आपसे देखी नहीं जाती है, तो इसलिए आप मदद करते हो। लेकिन आप उसके बदले में कोई इच्छा नहीं रखते हो, कोई होप नहीं रखते हो कि उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। जहाँ बात की जाए नार्सिसिस्ट की, इसके अपोज़िट होता है। नार्सिसिस्ट को उसके बदले में जब तारीफ़ मिलती है, तभी नार्सिसिस्ट वो काम करता है, या उसके बदले में कोई चीज़ मिलती है ऐसे लोगों से, तभी ऐसे लोगों की वो मदद करता है। और आप जो है बिना किसी उम्मीद के आप दूसरों की मदद करते हो। तो नार्सिसिस्ट को कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है मतलब जेलस फ़ील कराती है कि आपको सब पूछेंगे, आपकी तारीफ़ की जाएँगी। जहाँ-जहाँ आपकी तारीफ़ करने की बात आएँगी, तो नार्सिसिस्ट वहाँ से
जेलस फील करते हैं। अब वो हेल्प किसी भी वे में हो सकता है। मान लीजिए किसी के यहाँ किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने आप मतलब कोई आपके पड़ोस में किसी ने मदद के लिए आपको बुला लिया है घर पे कि आज उनके घर में मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा आप उनकी हाथ बटाने के लिए घर आ जाइए, उस पे भी नार्सिसिस्ट को ऑब्जेक्शन रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप में वो गुण है कि आप ब्लड डोनेट करके दूसरों की हेल्प करना चाहते थे और आपने ब्लड डोनेशन के लिए हाँ बोल दिया और आप जा रहे हो ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो नार्सिसिस्ट को लगता है कि ऐसी क्या ज़रूरत है दूसरों की इतनी मदद करने की। मतलब आप जो है दुनिया की नज़र में अच्छे हो, आप सब कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन नार्सिसिस्ट की नज़र में वो रॉन्ग होता है। उसकी नज़र में जो वो कहता है वही राइट होता है। और ये भी हो सकता है कि आप जो है दूसरों के मतलब मदद करने के लिए आप हाँ मंदिरों में दान करते हो, तो ये चीज़ भी नार्सिसिस्ट कभी बर्दाश्त नहीं करता है कि दान पुण्य के नाम पे तुम कितना पैसा खर्च करोगे। ये सारी चीज़ें जो है मतलब इतना करना भी ठीक नहीं है, पैसा कितना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो आपके हिस्से में आ रहा है वो उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है आपका दूसरों को लेके ज़्यादा सोचना, ज़्यादा हेल्पिंग नेचर रहना, ज़्यादा केयरिंग रहना, जो आप करते हो बिना आपके स्वार्थ के। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ जो है नार्सिसिस्ट भी करता है लेकिन उसका स्वार्थ छुपा होता है। आप बिना किसी स्वार्थ के कर रहे थे लेकिन उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती है क्योंकि इसमें आप महान दिख रहे हो। जहाँ आप महान दिखोगे नार्सिसिस्ट को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएँगी। 8th है आपका बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना। आपका बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना नार्सिसिस्ट को अक्सर खतरे की घंटी नज़र आती है। नार्सिसिस्ट को लगता है कि एक बार जो आपने आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए ठान लिया, अगर आप वो कर बैठे तो कहाँ नार्सिसिस्ट को इग्नोर किया जाएगा, उसका कंट्रोल आप पर से छूट जाएगा। आप एम्बिशियस थे, आप पढ़ना चाहते थे, आप पढ़ के अर्निंग करना चाहते थे, आप भी कॉन्फिडेंट बनना चाहते थे, समाज में कंधे से कंधा मिला के आप भी चलना चाहते थे, लेकिन आपके एम्बिशियस होने का कोई मतलब नहीं जब आपको एक टॉक्सिक पार्टनर मिला। नार्सिसिस्ट कभी आपके सपने पूरे नहीं होने देगा। नार्सिसिस्ट ये कभी नहीं चाहते हैं कि दुनिया वाले उसको आपके नाम से जाने कि ये उसका हस्बैंड है, मतलब आपके नाम से वो पहचाना जा रहा है। तो नार्सिसिस्ट को ये बात का बहुत डर रहता है, अगर आप में ऐसी कोई बात है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो और उसको ये भी पता है कि आप जो ठान लेते हो वो करते भी हो, तो जानबूझकर वो ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या फिर आपके साथ इतनी लड़ाई झगड़े करके आपको ऐसा कन्विंस कर देगा कि आप आगे वो कर ही ना पाओ। आप जो है आपके जो भी एम्बिशंस थे उसको सब भूल जाओ और सिर्फ घर पे फोकस करो, बच्चों पे, घर पे और अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर पे, ससुराल वालों पे। तो कहीं न कहीं एक टॉक्सिक पार्टनर मिलने के बाद आपके एम्बिशंस, आपके ड्रीम्स जो भी थे, वो सब कुछ कहीं न कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। तो आपने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा। 9th है तुम्हारे खुद के रिलेटिव्स का तुमसे बात करना। नार्सिसिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि हर वो व्यक्ति जो तुमसे जुड़ा हुआ है, जो तुम्हें कंफर्ट दे रहा है, जो तुम्हें रिलैक्स फील करा रहा है या फिर जिससे बात करने के बाद तुम हैप्पी फील कर रहे हो। तो नार्सिसिस्ट अक्सर उन सारे रिलेटिव्स से तुम्हें दूरियां बनाने के लिए कहते हैं या फिर वो ऐसा कोई सीन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड में कुछ ऐसे भर देंगे जिस वजह से तुम उनसे बात करना बंद कर दोगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके खुद के जो रिलेटिव्स है उनके माइंड में तुम्हारे खिलाफ ऐसी कोई बात भर दी जाती है कि तुम्हारे रिलेटिव्स होते हुए भी वो तुमसे दूरियां बनाते हैं। उन्हें डर ये रहता है कि कहाँ दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, हम इनसे बात कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट करते हैं ताकि तुम्हें तकलीफ़ें मिल सके और तुम अकेले पड़ सको। जब तुम अकेले पड़ जाओगे तो कोई जब तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होता है, तो नार्सिसिस्ट को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके साइड के जो रिलेटिव्स रहेंगे, उन्हें उतनी वैल्यू भी नहीं दी जाएगी, उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाएगी, ना उनके लिए टाइम निकाला जाएगा, ना उनके किसी फंक्शंस को अटेंड करने के लिए तुम्हें जाने दिया जाएगा। कुछ न कुछ बहाने निकल ही जाएंगे। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट आपको अकेला कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th है आपका ना बोलना। अगर आपने डिनाई कर दिया, नार्सिसिस्ट की किसी भी बात को ना बोलना स्टार्ट कर दिया, मतलब
अब समझ जाइए कि आपने बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड यही होगा, जब नार्सिसिस्ट की ये जो टॉक्सिसिटी है रोज़ रोज़ आप देखोगे, उसके पैटर्न्स को समझोगे, तो एक न एक दिन आपकी नज़र में पड़ ही जाएगा। आप समझ जाओगे कि आपका जो पार्टनर है वो एक टॉक्सिक पार्टनर है, और उसके ये जो पैटर्न्स है आप काफ़ी सालों से आप नोटिस करते हुए आ रहे हो, और वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है। ये नॉर्मल होते हैं, दिखने में नॉर्मल होते हैं हमारी तुम्हारी तरह, लेकिन ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो आप फिर दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हो, आप मतलब बाउंड्रीज सेट कर देते हो। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो आप नो बोलना भी सीख जाते हो। मतलब उसके हर वो चीज़ को मतलब जैसे उसने बोल दिया, बोले बराबर आप उसे करना पसंद नहीं करोगे, पहले खुद के दिमाग से सोचने की कोशिश करोगे। जब तक आप एक नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन, उसके गैसलाइटिंग और उसके इसी तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके थे, तब तक आप उसकी हर बात को ओके बोल देते थे या कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन जब आप समझ चुके हो कि वो एक नार्सिसिस्ट है, तो आपने हर चीज़ में बाउंड्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया और आप अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दिया। तो यही वो चीज़ है, जब आप खुद से सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आप चीज़ों को समझना भी स्टार्ट कर देते हो। जब आप चीज़ों में सही गलत का फैसला करना शुरू कर देते हो, तो कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, ये भी चीज़ों का फ़र्क आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। लेकिन आपका ना बोलना ही नार्सिसिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर उसने बोल दिया है कि आज मेरे 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना के रखो। अब जो चीज़ तुम 10 साल से, 15 साल से करते आ रहे हो, अब बस बोलने का भी वक़्त आ जाता है, क्योंकि आपने देख चुका है कि इस रिलेशनशिप में आपने किया ही क्या, मतलब पाया ही क्या? सिवाय आप एक किचन में कुकिंग करने के अलावा आपकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। आपकी पहचान सिर्फ़ एक नार्सिसिस्ट के पार्टनर यानी उनकी वाइफ करके है, लेकिन उसके अलावा आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। आप नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि आप नार्सिसिस्ट के बच्चों की माँ या फिर नार्सिसिस्ट की बीवी या नार्सिसिस्ट के फैमिली की कोई बहू, इस तरह आपकी खुद की पहचान बना रखे हो, ना कि खुद की आइडेंटिटी आप बना रखे हो। जब आप खुद की लाइफ को लेके सेल्फ ग्रोथ की सोचते हो, एक्चुअल में आप तब जाग रहे होते हो जब आपको ऐसा लगता है कि अब मैं अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करती हूँ, अब मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ बनना चाहती हूँ, मैं भी 4 पैसे कमाना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में आ जाती है, मतलब आप जाग रहे हो और आप अब नार्सिसिस्ट के साथ बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर देते हो। तभी आप नो बोलना स्टार्ट कर सकते हो। जब आप नो बोलते हो तो यही वो चीज़ है नार्सिसिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो तब पहली बार नार्सिसिस्ट डर जाता है। उसे लगता है कि अब मेरा कंट्रोल तो छूट गया है। मतलब नार्सिसिस्ट हमेशा यही चाहेगा कि ज़िंदगी भर तुम उसकी कठपुतली बन के रहो। जैसा वो कहता है वैसा तुम्हें करना है। अब चाहे वो तुम्हें वक़्त दे या ना दे, चाहे तुम्हारे साथ कितनी भी दूरियाँ बना के क्यों ना रहे, चाहे कहीं और वो इंटरफेयर क्यों ना कर रहा है, किसी और के साथ न्यू सप्लाई के साथ क्यों ना घूम रहा हो, क्यों ना उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो, आप जान भी रहे हो कि आपको वक़्त ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अगर वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है तब तो आप बिल्कुल भी प्रूव नहीं करा सकते हो कि वो एक नार्सिसिस्ट है। वो सबके सामने बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत मतलब केयरिंग होता है लोगों के साथ, बहुत हेल्पफुल होता है। कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आपकी बातों पे कि वो एक टॉक्सिक पर्सन है। वो आप पे हाथ भी उठाता है, गाली-गलौज करता है या फिर आपको टाइम बिल्कुल नहीं देता है। हो सकता है कई सालों से वो फिज़िकल भी ना हुआ हो सकता है कई सालों से वो आपके साथ इमोशनली कैसे बात करते वाइफ़ के साथ वैसा किया किया भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बाहर शेयर नहीं कर पाते हो, और अगर आपने शेयर भी किया तो वो यही जताएगा कि आपने कुछ तो ऐसा किया होगा तभी तो मारा होगा। अब ज़माने की सोच यही रहती है कि अगर वाइफ़ ने कुछ तो गलत काम किया होगा तभी तो पति ने ऐसे गुस्से में हाथ उठाया होगा, वरना इतना एजुकेटेड पर्सन कैसे हाथ उठा सकता है? वरना इतने अच्छे पोस्ट वाला आदमी अपनी इज़्ज़त गँवाने के लिए कैसे बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा? लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि अगर हाउसवाइफ जो है, अगर वो कहीं और इन्वॉल्व होती है या किसी और के साथ गलत तरीके से रिलेशन में होंगी या उसने ही कुछ गलत ऐसा काम किया होगा, इस वजह से ही उसका पार्टनर ने उससे बहुत मारा होगा
ऐसे लोगों ने सोच बना रखी है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि ये नार्सिसिस्ट नाम की भी कोई बात होती है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट, ये जो पर्सन होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ना चलने पे ये अपने पार्टनर के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत हाथ उठाते हैं, जिस वजह से पार्टनर जो है हमेशा डिप्रेशन में, टॉर्चरिंग लाइफ जीते हुए, हाँ, अगर वो पार्टनर धीरे धीरे अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ लव जब स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है किसी ना किसी वे में वो अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करे। मान लीजिए आजकल बहुत रील्स वगैरह बनाते हैं लोग, कुछ लोग वहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं, दिन भर या तो रील्स स्क्रॉल करते हुए देखते हुए निकालेंगे, कुछ लोग वीडियोस बना के अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे जिससे कि वो एंगेज रहे। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आपको भी एंगेज रहना पड़ेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने आप में एंगेज रहना होगा। आप कोई ऐसा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको निखारो, आप उसे अच्छे से इम्प्रूव करो, या फिर आप ऐसा कुछ वर्क करो जिससे कि आप 4 पैसा कमा सको। मैं हमेशा एक चीज़ पे ज़ोर देती हूँ कि अर्निंग करने के ऊपर, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ आप लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। आज नहीं तो कल ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं ख़त्म होने ही वाला है। कुछ लोगों का नहीं होता है, वो किन लोगों का नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर जो है सरेंडर कर देते हैं नार्सिसिस्ट के सामने। मतलब नार्सिसिस्ट उन पे इतने जुल्म करते हैं, वो अपने पार्टनर पे जुल्म करते ही है, लेकिन कुछ लोग जो है सरेंडर इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको खुद पे वो भरोसा नहीं आ पाता है कि मैं मेरे बच्चों को लेके, या फिर मैं जो है अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं कुछ अर्निंग करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता है, तो इस वजह से वो सरेंडर कर लेते हैं। वो फिर उन्हीं के भरोसे ज़िंदगी जीते हैं। वो फिर किसी भी बात को लेके नार्सिसिस्ट को टोकते नहीं हैं, चाहे वो कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, चाहे उनको समय दे या ना दे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, चलो अब तो ज़िंदगी बदल जाएँगी, बच्चों के बच्चे होंगे तो शायद ज़िंदगी बदल जाएँगी। लेकिन ज़िंदगी कभी बदलती नहीं है। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, हर कोई इंसान यही सोचता है कि आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी बदल जाएँगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी किसकी कितनी है ये किसे पता? कौन कब तक यहाँ पे रहने वाला है? ज़िंदगी बदल जाएँगी यही उम्मीद में लोग ज़िंदगी ख़त्म होने आती है तब तक के वैसी ही ज़िंदगी जीते हैं। अब स्टक हो जाते हैं बहुत लोग इसी रिलेशनशिप में, इसलिए नार्सिसिस्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है क्योंकि हो सकता है कि इतना एजुकेशन नहीं है उनका, या फिर उतना पैसा नहीं है कि खुद का कोई स्किल डेवलप कर सके, खुद कुछ कमा सके। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे आप उतने एजुकेटेड हो या नहीं भी हो, तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ना कुछ अर्निंग करने का ज़रिया मिल ही जाएगा आपको। अगर आप कुकिंग अच्छा करते हो तो क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो, छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, तो वैसे भी आप कमा सकते हो। कुछ नहीं से तो कुछ तो शुरुआत करनी चाहिए। चाहे आप महीने में 1000 रुपीज़ ही क्यों ना कमा रहे हो, मैंने बहुत कम बोला है, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, कम इसलिए बोला है क्योंकि उम्मीद जगाने के लिए कम बोला है मैंने। क्योंकि लोग तो वो भी नहीं सोचते हैं ना, लोग ये सोचते हैं कि हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा कभी मत सोचिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, स्टार्ट तो कीजिए। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिलेटेबल भी लगा होगा। तो जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और हाँ, जाने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और एक हाइप तो बनता ही है। और सुपर थैंक्स के ज़रिए आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हो, और आप यदि अपने लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, शॉर्ट में शेयर कर सकते हो तो, ताकि और लोग जब आपकी स्टोरी को रीड करें तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।